होएगा सर। ओके सर, ठीक है। ओके, सबको मेरा आवाज़ आ रहा है ना? संपत, रोशनी, अर्पिता, मेरा साउंड क्लियर है सबको? ओके सर, ठीक है, चलो। अच्छा, तो अगेन सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज क्या बात करना है सर इनकम टैक्स में? तो सर आज इनकम टैक्स में मैं आपसे बात करूंगा। आज इनकम टैक्स में मैं बात करूंगा आपसे रिगार्डिंग न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है सर? टॉपिक का नाम है सर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। सर ये कैसा बात है? मतलब इनकम भी है और वो इनकम का पार्ट भी नहीं है। बात समझो सर, इनकम है पर इनकम का पार्ट नहीं है। क्या गजब कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं मानूंगा उसको इनकम, मतलब मेरे लिए इनकम तो है, लेकिन वो इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब एक्चुअली एज पर इनकम टैक्स उसको इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट सर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्रीकल्चर, मतलब सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल इनकम, इसके साथ साथ आपको और भी कुछ इनकम है जो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज काफ़ी जनरल नॉलेज का एरिया है। मतलब एज पर इनकम टैक्स का अगर बात करो तो इनकम टैक्स में कौन सा इनकम आना चाहिए, कौन सा इनकम नहीं आना चाहिए, किसको एग्जेंटेड किया जाता है, किसको एग्जेंटेड नहीं किया जाता है, इसका पूरा डिटेल चर्चा यहाँ पर होता है। और इंटरेस्टिंग क्या है सर, जब आप लोग एज ए टैक्स प्रिपेयर, एज ए टैक्स प्रैक्टिस इनर्स काम करोगे, एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए लॉयर, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये टॉपिक ना बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनकम को इनकम का पार्ट माना जाता है एज पर इनकम टैक्स और किसको इनकम टैक्स का पार्ट नहीं माना जाता। तो इस पे 2-3 क्लास लगेगा सर कॉन्सेप्ट को पूरा पूरी क्लियर करने के लिए। और एग्रीकल्चर इनकम पे स्पेशल बात होगा। ठीक है, सब कुछ मिला जुला के ही बातचीत आगे बढ़ेगा। और यहाँ से अगर मैं एग्जाम रिलेटेड बात करूँ तो एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत होता है, मतलब शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कहीं से भी उठा देता है सर। ठीक है, कहीं से भी उठा के सवाल कर सकता है। तो आपको रेडी मॉर्निंग रहना सर। चाहिए। यस, गुड मॉर्निंग स्नेश। तो यू हैव टू बी रेडी। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन के लिए रेडी हमेशा रहना चाहिए। और ये चैप्टर्स आपको उसके लिए रेडी करता है। मैं आपको कुछ टॉपिक बताने से आपको समझ में आएगा कि क्यों क्यों हटके टॉपिक है। चलो सर, इतना दिन हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पे बहुत माथा लगाए। आई होप कि रेसिडेंशियल स्टेटस का आइडिया सबको क्लियर है। क्या रे, रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर है या नहीं? बोलो। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिया था क्या रेसिडेंशियल स्टेटस का, या नहीं दिया था? দিয়েছিলেন এই পিডিএফ এর পেছনেই ছিল। जो पीडीएफ मैंने शेयर किया रेसिडेंशियल स्टेटस का, अगर किसी को बाई चांस नहीं किया, प्लीज मुझे एक बार याद दिलाना और ले लेना सर मेरे से। हो जाता है कई बार मिस्टेक, एक बार ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है सर कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है। बिकॉज रियल लाइफ हमेशा हमारा रियल लाइफ टेस्ट लेता है, और रियल लाइफ में कोई सजेशन नहीं होता सर। बिकॉज रियल लाइफ सजेशन करके सवाल नहीं पूछते। और आप लोग सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, आप लोगों के लिए सजेशन काम नहीं करेगा। बिकॉज क्लाइंट आपको किसी भी मोमेंट में किसी भी तरह का क्वेश्चन के सामने डाल सकता है कि सर मेरा ये इनकम है, मैंने ये सोर्स से इनकम किया, बताओ मेरा टैक्स क्या क्या होगा। तो आप वहां पर अगर सजेस्टिव वे में पढ़ाई करोगे, आप कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको रेडी रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने आप को लेवल अप करते रहो। ठीक है ना सर, लेवल अप करते रहना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग सर, बताओ। राइट सर, जबरदस्ती राइट करवाओ, मतलब बुलवाओगे क्या? ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चंस का एरिया है, क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा जो घर पे आप लोग ट्राई कीजिएगा। अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, दोनों मिला जुला के अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पर रेडी है सब। आप लोगों को एक बार जरूर गो थ्रू करना चाहिए। नाउ पॉइंट इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? हेलो।
जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बातचीत करना स्टार्ट करूं, कुछ दिखाते हैं सर। देखिए क्या बता रहा है सर। सर आपको एग्जेम्प्ट इनकम का लिस्ट दिया गया। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है? स्क्रीन शेयर नहीं सर। ओहो, सर बोलना चाहिए ना सर, मैं बोले जा रहा हूँ तब से। अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो सर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और उसके अंदर आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है एग्जेम्प्ट इनकम का लिस्ट। एग्जेम्प्ट क्यों? मतलब इनकम है पर इनकम को इनकम नहीं माना जाएगा एज पर टैक्स। सर कुछ इनकम है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है और कुछ इनकम है जो पर्शियली एग्जेम्प्टेड है। तो आपको ये लिस्ट का जानकारी होना चाहिए कि सर कौन सा इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है और कौन सा इनकम पर्शियली एग्जेम्प्टेड होता है। अर्पिता, रोशनी, प्रियाक्षी, नील, चौम्पल, समझ में आ रहा है? बताओ सर। है दादा। fully exempted or partially exempted. Now question is that sir, what is fully exempted and what is partially exempted? आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी होता है, पर्शियली भी होता है। हाँ सर होता है, अब उसी का तो नॉलेज लेना है आपको। देखिए फुल्ली का लिस्ट थोड़ा पढ़ लेते पहले, ठीक है? पहले थोड़ा फुल्ली एग्जेम्प्ट का लिस्ट पढ़ लेते हैं सर, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा एग्री इनकम। वेरी वेरी हॉट टॉपिक। सिर्फ एग्रीकल्चर में ही डिटेल्स में बातचीत बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए। एग्रीकल्चर अगर आपका इनकम है हमारे देश में तो वो उसको फुल्ली एग्जेम्प्टेड कहा जाता है, लेकिन किंतु परंतु भी है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, कुछ लिमिटेशंस है। 5,000 के ऊपर का इनकम हो जाएगा तो एग्जेम्प्टेड नहीं, वो रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का भी खेल है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सेक्शन 10 में चलेगा सब, ये सभी सेक्शन 10 का एरिया है। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 का एरिया में ही ये सारा डिस्कशन रहेगा। मैं आपको अभी सेक्शन वाइज भी बात करूंगा, वीवीआईपी टॉपिक है सर। अच्छा, दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन, क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो अगर कोई आउटसाइड इंडिया में किसी का अकाउंट में इंटरेस्ट वगैरह आता है तो वो अगर एज पर आरबीआई छूट है ना तो उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता। तो उसका भी क्या कॉन्सेप्ट है आगे डिस्कशन होगा। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत के सिटीजन नहीं है, अगर उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है किसी इंडिविजुअल्स को, तो उस इनकम को भी इनकम टैक्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, जैसे मानो आसाम में फ्लड हुआ है ना? प्रियाक्षी को तो पता है, प्रियाक्षी तेजपुर में नहीं हुआ है ना? স্যার হয়েছে আউটস্কার্টসে হয়েছে। आउटस्कर्ट्स में हुआ है। ज्यादातर प्रॉब्लम सिलचर में हुआ है ना? ज्यादा হ্যাঁ प्रॉब्लम শিলচরে मोर देन 72 आवर्स पावर कट আছে। सिलचर का हालत बहुत खराब है सर, मैं देख रहा हूँ कि आसाम का इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बहुत ज्यादा आसाम और बिहार इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सर। देखो ये हालत है आसाम का, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है और ऐसा हर साल होता है, एवरी ईयर। हाँ प्रियाक्षी, एवरी ईयर ना? यस सर एवरी ईयर। एवरी। इसका मेन प्रॉब्लम है सर हिमालयन वाटर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है कि हिमालय से जो भी अलग अलग रिवर्स हैं, देख सर घर दिख नहीं रहा है? हाँ ये सभी घर हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सब घर अंडर वाटर। बाप रे, क्या भयंकर हालत है। স্যার আমাদের ওখানেও সেম হয়েছে। तेजपुर में भी सेम। হ্যাঁ আউটস্কার্টস থেকে ওখানে যেখানে হয়েছে ওখানে আমাদের আরেকটা বাড়ি আছে। मतलब আরেকটা বাড়িতে প্রবলেম হয়ে গেছে তার। হ্যাঁ नहीं सर, इसको गवर्नमेंट को कुछ कुछ प्रोजेक्ट सोचना चाहिए। এরিয়া ওয়াইজ যদি মানে জায়গাটা উঁচু করে দেয় তাহলেই অনেকটা কমে যাবে। क्या क्या कैसे ऊंचू करेगा? মানে সেই পুরো কনস্ট্রাকশনের কাজ ফাজ করে একদম পুরো জায়গাটা। नहीं ऐसा नहीं होता, ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। तुम लोग भी ना बात करते हो बच्चे जैसा। हाँ सर, ये इतना, इसको कैसे ऊंचा करोगे तुम? नॉट पॉसिबल सर, उस तरह से नहीं होगा आपको। इसको इससे बचने के लिए एक ही उपाय है सर, डिजास्टर। ये जिस तरह से आसाम में हर साल होता है,
आसाम एज वेल एज बिहार, इसमें गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत खर्चा चाहिए। देखो आसाम का मेन प्रॉब्लम है सर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और छोटा मोटा बहुत सारा रिवर है जो भूटान वगैरह से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखो सर, देख रहे हैं सर कितना सारा रिवर है, ठीक है, ये सब रिवर सिस्टम सब अल्टीमेटली नीचे आता है और ब्रह्मपुत्र के साथ मैच करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा रिवर का जो पानी जब भूटान छोड़ता है ना, जैसे जैसे भूटान अपना पानी छोड़ देगा ऑटोमेटिकली, और भूटान को भी उपाय नहीं है, अगर भूटान नहीं छोड़ेगा तो वहां लैंडस्लाइड हो जाएगा, वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब पॉइंट इज दैट कि इतना पानी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये फ्लड से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपको कैनल बनाना होगा, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो और एक बहुत प्रॉब्लम जो है इसका, कि ब्रह्मपुत्र रिवर में जो पुली समझते हो सर, जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट समझते हो ना, मतलब मिट्टी जम जाता है माटी के नीचे, तो वो जो सेडिमेंट जमता है वो सेडिमेंट को और गहरा डिप करना पड़ेगा। ये सेडिमेंट अगर थोड़ा डेप्थ में चला जाएगा तो इसका पानी मतलब लेने का जो कैपेसिटी है बढ़ जाएगा, डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाता है सर कई बार, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एवरी मंथ काम करना होगा, काफी कॉस्टली है बट करना पड़ेगा सर। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा ऑलरेडी स्टार्ट किया है किसी किसी एरिया में, बट और ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, पहले तो अलग अलग कैनल बनाओ, कैनल बना के ये जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और ब्रह्मपुत्र का मेनली जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यही तो मेन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन को एकदम प्रॉपरली डेप्थ बना, तब जाके ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज कोई मतलब उपाय नहीं है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भी सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, बांग्लादेश का ये वाला पार्ट पूरा डूब चुका है, जैसे आसाम में हुआ है उसी तरह से। अब एक ही उपाय है सर, बिहार में भी सेम प्रॉब्लम, नेपाल पानी छोड़ता है, बिहार डूब जाता है, बिहार का सेम इश्यू है। जैसे जैसे नेपाल पानी छोड़ेगा बिहार डूब जाएगा, अभी भी बिहार में हुआ नहीं है, हो जाएगा कुछ दिनों में, सेम इश्यू। छोड़ो सर। अब क्या है ना, प्रॉब्लम को समझना चाहिए, हम लोग समझेंगे तभी ना हम लोग गवर्नमेंट के पास आवाज दे पाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट को बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए, बस फ्लड से बचा लो, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हालत दिन ब दिन खराब हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है सर, आ जाते हैं सर, सिचुएशन बहुत खराब है। हम लोग यहाँ पर अभी बंगाल में, ठीक है, बंगाल में भी बहुत बार होता है, बहुत जगह में बाढ़ होता है। अच्छा, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड। कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर का क्या बात है सर, ठीक है। जैसे केरला में एक बार हम लोग अपने क्लासरूम में ही किया था, जब केरला में फ्लड हुआ था, रोशनी को याद होगा मोस्ट प्रॉब्ली, रोशनी মনে আছে নাকি? হ্যাঁ, কেরালার জন্য আমরা ফান্ড জোগাড় করেছিলাম, তুই ছিলিস তখন, মেবি মনে হ্যাঁ থাকবে। দাদা, ছিলাম। हाँ, হ্যাঁ হ্যাঁ। केरल केरला केरला फंड, केरला में बहुत भयंकर हालत हुआ था, एक सेम प्रॉब्लम फ्लड, ठीक है, केरला का भी सेम प्रॉब्लम। केरला का तो और प्रॉब्लम है, जानते हो, केरला एक ऐसा सिचुएशंस में है कि इसका जो मतलब लैंड का लेवल है, लैंड हाइट है, ठीक है, वो समुंदर से भी नीचे है। मतलब ये और एक डेंजर सिचुएशन, मतलब सी लेवल के हाइट से लैंड मास का हाइट ज्यादा होना चाहिए। केरला में ऐसा ऐसा एरिया है जो सी लेवल से भी नीचे। अब जैसे ही थोड़ा बहुत पानी आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली डूब जाता है। अब इसको तुम कैसे ऊंचा करोगे, मतलब ये प्राकृतिक मैटर है, कुछ प्रॉब्लम सुलझा जा सकता है अगर गवर्नमेंट कोशिश करेगा तो। इसके लिए गवर्नमेंट को भी और मास भी, मतलब जनता को भी समझना पड़ेगा कि कैसे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में एक रिवर था दामोदर, ठीक है, हमेशा उसमें, ये दामोदर रिवर, इसमें हमेशा फ्लड होता था, इसलिए इसको ना बंगाल का सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर का दूसरा नाम हो गया था, अभी नहीं है, अभी भी होता है बट पहले से कम, अभी सौरो ऑफ बंगाल नहीं कहा जाता, मतलब काफी डेवलपमेंट हुआ है दामोदर में, ये एक रीजन है। तो डिजास्टर में अगर किसी को कोई पेमेंट मिलता है वो एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है, समझ तो ही गया होगा। अच्छा, गवर्नमेंट रिलेटेड और भी काफी सारा प्लान, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट,
लड़की लोगों के पढ़ाई वगैरह करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा वगैरह मिलता है सर, सुकन्या समृद्धि। ठीक है, जानते हो सुकन्या समृद्धि में क्या होता है? हेलो, सुकन्या समृद्धि में क्या होता है, आइडिया है? স্যার এটাই কি লোন প্রোভাইড করে ওইটা? सर यहाँ पर हम लड़की लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेविंग्स देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को देते हैं ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करा सके, ठीक है, फ्यूचर एजुकेशन के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है सर, ठीक है। जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लान चलाता है ना, ठीक है, वो एक्चुअली वो कई बार सेंट्रल का प्लान को ही चला देता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम नेशनल सेविंग के थ्रू से होता है। मिनिमम 250 करके डिपॉजिट होता है, 1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल सी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 10 साल तक जैसे उसका एज हो जाएगा उसके बाद नहीं। Only one account can be opened in the name of a girl child. Account can be opened in post office and in authorized banks. Withdrawal shall be allowed for the purpose of higher education of the account holder to meet education expenses. This account can be permanently closed in case of marriage of girl child. अगर शादी हो जाता है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा after her attaining of age 18 years, 18 साल के बाद। The account can be transferred anywhere in India from post office to bank to another. The account shall mature on completion of a period of 21 years from the date of opening of account. डिपॉजिट क्वालिफाइज फॉर एजुकेशन अंडर सेक्शन 80C एंड IT एक्ट, ठीक है, मतलब ये डिपॉजिट इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है और इंटरेस्ट अर्न इन द अकाउंट इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 10, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, है ना। सेक्शन 10 का बात कर रहा हूँ, दो तरह का एग्जामेशन है, एक आपका सेक्शन 80 का एग्जामेशन है और दूसरा आपका सेक्शन 10 का है। तो सेक्शन 10 में इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है और सेक्शन 80 में इसको मतलब इनकम टैक्स में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, मतलब सॉरी डिडक्शंस के तौर पे क्वालिफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई नहीं, मतलब आपको डिडक्शंस दिया जाएगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये डिपॉजिट डिडक्शंस में आ जाएगा, ठीक है। तो 80C में भी इसका जगह है और एक सेक्शन 10 में भी इसका जगह। समझ में आ रहा है सर? बाकी डिटेल्स जानकारी लिए खुद का रिसर्च बढ़ाओ और ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो सरकारी प्रोजेक्ट वगैरह का खबर रखा करो, ठीक है, बस ऐसे ही हवा में घूमने से नहीं होगा। आप लोगों को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है, यू हैव टू नो दिस। एजुकेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, तो बेसिकली देखो सर ये बहुत लोगों ने इसके ऊपर, ये सुकन्या समृद्धि के ऊपर बेस करके एक स्लोगन आया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, याद है सर? हाँ, एक स्लोगन आया था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी भी है स्लोगन बट अभी स्लोगन उतना यूज नहीं होता। फिर इसके अगेंस्ट में किसी ने आवाज उठाया कि बेटा को पढ़ाओ बेटा को दिखाओ, बेटी पढ़ाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़का लोगों को सीखने का ज्यादा जरूरत है ना। जब वो कुछ खराबी होता है समाज में तब ऐसे बात हुआ था। लेकिन सर ये प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी एक सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम हमारे देश में। अभी भी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में पीछे है सर, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये एरिया अभी भी बहुत पीछे, ठीक है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया काफी डेवलप हो चुका है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत पीछे। यहाँ पर अभी भी गर्ल चाइल्ड को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, कम एज में शादी कर दिया जाता है। सिचुएशंस काफी बदला है, पहले से बहुत बदला है। स्पेशली अगर बिहार में जाओगे ना, बिहार में लड़की लोगों का एजुकेशन के लिए इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको क्या बोलूं, मतलब रिवोल्यूशन हुआ है सर बिहार में, यूपी में, ठीक है, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब आजकल तो बिहार में लड़की लोग मिलिट्री में भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे बंगाल में तो था ही, बट बंगाल में उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना और होना चाहिए, ठीक है। बट बिहार और यूपी इतना पीछे था, काफी डेवलप कर रहा है, देखने लायक। नॉर्थ ईस्ट लड़कियों के एजुकेशन में क्या मामले में खराब नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट में भी फैसिलिटीज बहुत कम है। जैसे मणिपुर नागालैंड जैसे जो स्टेट्स है, यहाँ पर लड़कियों का रेस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। स्पेशली अभी भी ये सब एरिया में ना वोमेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, मतलब मैट्रियार्चल, मतलब जिसको हम जैसे हमारे नॉर्मली क्या पिट्रियंशियल चलता है ना, मतलब पेरेंटल सिस्टम पे चलता है, यहाँ पर अभी भी मैटरनल सिस्टम से अभी भी बहुत जगह सारा कम्युनिटी काम करता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट मणिपुर नागालैंड मेघालय एरिया में डेवलपमेंट है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये प्रॉब्लम। उस दिन मेरे साथ एक जन कम्युनिकेट किया था मेघालय से, तो मेघालय में उनका घर कुछ इस एरिया में है सर, मतलब इतना इंटीरियर में है कि वो वहां से कुछ कर ही नहीं सकता, काफी इंटीरियर में था। तो लेकिन वो CA के लिए बात कर रहा था,
तो बोला है कि मीट करेगा, लेकिन उसको आना मुश्किल हो रहा है, मतलब इतना इंटीरियर है, शिलोंग से भी 150-200 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट सर, यहाँ पर मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, बाकी यहाँ पर लड़की लोगों को ऐसे रेस्पेक्ट बहुत है। बाकी इंडिया भी हो जाए अच्छा रहेगा सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्कॉलरशिप वगैरह ऐसे मिलता है, और मैं आपको सुकन्या समृद्धि भी समझा दिया 2 मिनट में। ये सब पैसा क्या है सर, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में आते हैं। सेक्शन 10, पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिप्ट ऑफ ए गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड समझते हो? हेलो, गैलेंट्री अवार्ड समझते हो सर? किसको मिलता है गैलेंट्री अवार्ड? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? सर गैलेंट्री अवार्ड मिलता है आर्मी में। ठीक है, आर्मी में, फोर्स में गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। तो ये जो फोर्स में, डिफेंस में जो अवार्ड दिया जाता है ना, ये इसमें जो अवार्ड में जो अमाउंट मिलता है, ठीक है, ये जो पेंशन मिलता है, ठीक है, जो बेसिकली हमारे जवान लोग जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं या फिर कुछ कारनामे करते हैं, ठीक है, एनिमी को मार गिराते हैं, बहुत जोखिम उठाना पड़ता है तब जाके होता है। तो ऐसे इनकम को भी एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड R1 लिमिट्स। अगर किसी को कैपिटल गेन होता है एग्रीकल्चरल लैंड लेने के कारण, कुछ पैसा दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल जैसे मानो कि अगर मैं कोलकाता बेसिस में ही बात करूं, ठीक है, कोलकाता के आसपास का एरिया, ये रहा कोलकाता, ठीक है, ग्रेटर कोलकाता, ठीक है। अभी ग्रेटर कोलकाता एरिया के आसपास एरिया में बहुत एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर अगर किसी को कोई कैपिटल गेन होता है, तो नॉर्मली सर कैपिटल गेन एग्रीकल्चरल लैंड में जो कंपेंसेशन मिलता है, होता है ना सर, गवर्नमेंट लेवल से जमीन लिया जाता है और उनको कंपेंसेशन मिलता है, जैसे न्यू टाउन में हुआ है। हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? जैसे ये न्यू टाउन एरिया जब बिल्डअप हो रहा था, बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड को लिया गया सर, तब जाके न्यू टाउन बना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, न्यू टाउन थोड़ा और बड़ा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बताइए सर, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। यस क्या सर। मैं कनेक्टेड हूँ? तो जिसका भी एग्रीकल्चरल लैंड लिया गया, जैसे इको पार्क बना है, ऐसे ही नहीं बन गया इको पार्क, किसी का प्राइवेट जमीन था, ठीक है, ये जो न्यू टाउन में बड़े बड़े हाई राइज बना है, ठीक है, इसमें लोगों का जमीन था सर, एग्रीकल्चरल लैंड था, तो उनको भी कंपेंसेट किया गया है ना। तो ये जो कंपेंसेशन मिला है, ये भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ इनकम में आ जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये है सर कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड R1 लिमिट्स। ठीक है, आगे और डिटेल्स करेंगे, बात करेंगे, बट ये सब आई होप कि समझ में आ रहा है आप। अच्छा, दूसरा और भी देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम इनकम ऑफ HUF। सर HUF समझते हैं ना आप लोग? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं आप लोग को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जांपल देने के टाइम पे केसी पॉल एंड सन्स का बात करता हूँ। हाँ सर, जब भी आप दुकान के नाम पे एंड सन्स ग्रैंड सन्स देखे होंगे, इसका मतलब है कि वो जॉइंट फैमिली बिजनेस है ना। अब केसी पॉल एंड सन्स, ठीक है, ये एक HUF बिजनेस है, नाम सुन के समझ में आ रहा है। अब इनके फैमिली मेंबर्स में अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग फैमिली मेंबर्स होंगे। जो करता है वो तो हेड है, जो करता है वो हेड है, लेकिन बाकी लोग जो है इन फैमिली के अंदर, इनको क्या कहा जाएगा? बाकी लोगों को को पर्सनर कहा जाता है, को पर्सन। ठीक है सर, किसी पॉल जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई प्रमोशन थोड़ी चल रहा है, किसी पॉल का किसी प्रमोशन का जरूरत ही नहीं है, फिर लोग मार्केट में जाएगा ऐसे ही पता है किसी पॉल का छाता लेना है। को पर्सनर, अब को पर्सनर का क्या काम है? को पर्सनर का मतलब है जो HUF का मेंबर है, तो HUF का जो टैक्स है ना, वो कर्ता के हाथ में जाता है, तो को पर्सनर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाता है। ठीक है, तो को पर्सनर मतलब केसी पॉल जो भी इनकम करेगा, से फॉर एग्जांपल केसी पॉल ईयरली 10 करोड़ कमाता है, ठीक है, इसका जो भी टैक्स है वो HUF के हाथ में टैक्स हो जाएगा, कर्ता के हाथ में। और को पर्सनल मतलब जो मानो कि बड़ा भाई तो HUF का कर्ता मान लेते हैं,
तो जो भी छोटा भाई है, ठीक है, या मझला भाई है, ठीक है, 3-4 भाई है, ठीक है, या 5 भाई, आई डोंट नो कितना है, ठीक है, या बहन लोग भी हो सकते हैं, तो जो भी इनका को पर्सनर है इनके हाथ में इनकम टैक्स फ्री है। क्लियर है बात? अलग से टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर कर्ता दे रहा है तो। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर, है हाँ दादा। सर। शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस का अलग से टैक्स जाता है तो पार्टनर के हाथ में टैक्स फ्री, ठीक है, क्योंकि अगर फार्म दे रहा है तो फिर पार्टनर को क्यों देना? एक फार्म है, फार्म স্যার में তাহলে তো আলটিমেটলি ট্যাক্স দিতেই হচ্ছে। हाँ टैक्स तो देना ही पड़ेगा, टैक्स क्यों नहीं देना पड़ेगा? তাহলে স্যার এখানে এক্সেম্পটেড দেখাচ্ছে। ओहो, तो मेरा बात नहीं समझा, तो एचयूएफ का केस नहीं समझ पाया फिर? স্যার এই চিউবটা দিয়েই বললাম আমি ওইটা, মানে কেসি পলের যে মানে হেড আছে ওই তো আলটিমেটলি ট্যাক্স দিচ্ছে, তাহলে আর মানে আদার সন্সদের তো দিতে হচ্ছে না, ওইটা हाँ ওইটাই लेकिन 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 इंडिविजुअल कैटेगरी में तो पड़ जाता है ना सर। मानो कि देखो सर, गलतफहमी हो जाता है ना लोगों को कि भाई कर्ता ने टैक्स दिया, कर्ता बिजनेस का हेड है, कर्ता टैक्स देगा, तो कर्ता एचयूएफ बिजनेस का टैक्स कर्ता के थ्रू से लिया जाता है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड तो है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल्स हैंड पे, ठीक है, अगर मानो बाकी लोगों के हाथ में वो टैक्स फ्री है, मतलब ये लोग भी कुछ इनकम মানে करता স্যার है ना बिजनेस से। ইন্ডিভিজুয়ালি ট্যাক্স দিতে হবে না, ওটাই বলছেন তাই তো? हाँ हाँ, दैट इज द कॉन्सेप्ट, মানে इंडिविजुअल বাবা इनकम पे কাকা দাদা टैक्स এরকম আলাদা আলাদা করে দেওয়ার কোনো ইয়ে নেই, একজন नहीं। দিলেই হবে। हाँ यस, एक्जन मतलब जो एचयूएफ का हेड है, कर्ता, ठीक है, एचयूएफ हेड कौन होता है? कर्ता होता है, तो মানে যে कर्ता, owner- हाँ ओनर, यू कैन से ओनर, तो सभी कोई ओनर है, एचयूएफ में सब ओनर है, अगर ए भाई है, बी भाई है, सी भाई है, डी भाई है, ई भाई है, एफ भाई है, सभी कोई ओनर है, ठीक है, सब कोई ओनर है, लेकिन इसका एक हेड होगा, बाकी लोगों को को पर्सनर कहा जाएगा, तो क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस की इनकम पे टैक्स दे देगा, इसलिए सरकार का कहना है कि भाई बाकी लोगों पे मैं टैक्स नहीं चार्ज करूँ, बस इतना है। तो अगर क्योंकि सेम बिजनेस से आ रहा है ना, जैसे आप लोग, मुझे बहुत लोग पूछते हैं जैसे ज्वाइंट फैमिली है लेकिन सबका अलग अलग जॉब है, तब वो एचयूएफ नहीं है रे बाबा, ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हो आप उसको। इनकम टैक्स में एचयूएफ का मतलब है बिजनेस से, इनकम टैक्स में एचयूएफ का मतलब होता है बिजनेस से। क्या बिजनेस एचयूएफ है? जैसे केसी पॉल एंड सन्स, मतलब ये एचयूएफ बिजनेस है, अगर कोई अलग से जॉब करता है तो जॉब का केस नहीं है, जॉब अगर करेगा तो अलग से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैटर बिजनेस है, मतलब यहाँ पर केसी पॉल एंड सन्स का जो बिजनेस है वो वहां से टैक्स दिया जाता है, तो फिर अगर कर्ता के हाथ से लिया जाएगा तो बाकी लोगों को कोई नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फार्म का बात है, ठीक है, अब पार्टनरशिप फार्म का जैसे मानो एसोसिएट्स एंड एसोसिएट्स, ठीक है, चार्टर्ड फार्म होता है ज्यादातर केस में, लॉ फार्म, चार्टर्ड फार्म, ठीक है, ये देखो रंजीत मंडल एंड एसोसिएट्स लॉ फार्म, पॉल एसोसिएट्स, बीबी एसोसिएट कंसल्टेंट फार्म, देख पा रहे सर, ये लोग क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, पीआरएसएस एंड एसोसिएट्स, ठीक है, ऐसे अलग अलग है, एंड एसोसिएट्स, एंड कंपनी, एंड कंपनी बोल के भी होता है, तो उसका मतलब समझ लेना कि वो कोई फार्म का बात कर, समझ रहे सर? ऐसे ही रैंडमली उठा रहा है मेरे को कोई, वैसे ही गूगल में जैसे मुझे मिल रहा है मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये रंजीत मंडल एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म जो है ये एक क्या है? ये एक लॉ फर्म है। अब इस लॉ फर्म में जो भी इसका मेंबर है वो पार्टनर कहलाएगा, ठीक है सर, वो जैसे ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स लॉयर है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पर है? केशवपुर में कहीं है सर, मोस्ट प्रोबेबली, डोंट नो सर, ठीक है, तो इनका जो पार्टनर है, ठीक है, इनका जो भी पार्टनर है वो पार्टनर अगर फार्म के थ्रू से टैक्स चला जाता है तो पार्टनर के हाथ में नो टैक्स, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से जो भी इनकम होता है वो पार्टनर को दे दिया, मतलब पार्टनरशिप फार्म ही दे देता है, तो अगर पार्टनरशिप फार्म दे देगा तो फिर पार्टनर के हाथ पे टैक्स देने का जरूरत नहीं। आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा सर, आपको और क्लैरिटी आएगी, मतलब जैसे स्नेहिस बोल रहा था कि सर इसका मतलब टैक्स तो दे रहा है, हाँ सर टैक्स तो दे ही रहा है, लेकिन मतलब आप ऐसे बोल सकते हो घुमा के दिखाना, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ठीक है, घुमा के दिखाना, मतलब क्या है ना, कई बार डबल टैक्सेशन भी हो जाता है ना,
अगर आप मिसअंडरस्टैंड करोगे कि एक बार फार्म भी दे देगा, और क्योंकि फार्म अलग, इंडिविजुअल्स अलग, एचयूएफ अलग, इंडिविजुअल्स अलग, तो अगर एचयूएफ में से भी लेंगे और इंडिविजुअल से भी लेंगे तो वो तो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए। अलाउंस पेबल आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के बाहर किसी को कोई अलाउंस पे किया जाता है तो वो इनकम भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर कभी इनकम एम्प्लॉय के बिहाफ में टैक्स पे करता है तो वो इनकम जो भी वो पे हो रहा है वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुएशन फंड, सर्टेन पेमेंट टू एमपीज एंड एमएलएस, एमपी एमएलए को जो मिलता है वो भी टैक्स फ्री माना जाता है, ठीक है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो, चिल्ड्रन, नॉमिनेटेड हियर्स एंड आर्म्ड फोर्स मेंबर्स। आर्म्ड फोर्स मेंबर्स मतलब सर जो अग्निपथ का स्कीम का बात जो चल रहा है सर, आर्म फोर्स मतलब जो युद्ध में लड़ता है भारत के लिए, ठीक है, सीआरपीएफ, आर्मी, मिलिट्री, है ना सर, ये सब। तो आर्म फोर्सेस का जो मेंबर्स होते हैं इनकी फैमिली को जो पेंशन मिलता है, इनकी विडो को, चिल्ड्रन को या नॉमिनेटेड हियर्स को जो भी पेंशन मिलता है, ये टैक्स फ्री जोन में आता है, एग्जेम्प्टेड में आता है। सर आप लोग कंपनी लॉ में जो लोग पढ़ाई किए हो उसमें बाईबैक के बारे में सुने, तो इनकम रिसीव्ड ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, बाईबैक ऑफ शेयर्स में कंपनी को जो इनकम रिसीव होता है वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। इनकम रिसीव्ड इन ट्रांजैक्शंस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, ये भी इनकम टैक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ओल्ड एज पॉपुलेशन को मिलता है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रिवर्स मॉर्गेज मतलब आपको आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगा, बदले में आपको ही लोन का इंटरेस्ट लोन मिलेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मली ओल्ड एज पीपल को मिलता है इस तरह का रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, आगे समझाऊंगा सर। मतलब प्रॉपर्टी कोई ओल्ड एज का है, ठीक है, जो रिटायर पर्सन है, उनके पास पैसा नहीं है तो अपना प्रॉपर्टी बैंक को दे देता है, बदले में बैंक उसका प्रॉपर्टी का लोन देता है, लेकिन बैंक वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, उस प्रॉपर्टी में वो जो रिटायर्ड ओल्ड एज पर्सन है वही रहेगा। लेकिन जब वो उसका डेथ हो जाएगा उसके बाद अगर कुछ भी पेंडिंग रहेगा प्रॉपर्टी का, अगर प्रॉपर्टी का अमाउंट जो लोन का अमाउंट है वो पेंडिंग रहता है तो बैंक वो प्रॉपर्टी ले लेता है। सर अगर उनका लीगल हेयर्स मतलब उस ओल्ड एज सीनियर सिटीजन का कोई लीगल हेयर्स है, मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को अपना करना चाहता है तो पापा का जो लोन है वो रिपे करे, ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी ले। आगे बताऊंगा सर, कोई बात नहीं, आगे चर्चा करूंगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो रिवर्स मॉर्गेज में ओल्ड एज लोगों को जो मिलता है ना वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। ये सब फुल्ली एग्जेम्प्ट का इनकम का लिस्ट था, इनकम है पर एग्जेम्प्टेड है। अब कुछ इनकम का लिस्ट है जो पार्शियली एग्जेम्प्टेड इनकम माना जाता है, जिसमें ऐसे तो इसका डिटेल्स मैक्सिमम आपको सैलरी रिलेटेड मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सैलरी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे सैलरी में ग्रेचुइटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, encashment of unutilized earned leave on encashment, computation of pension, voluntary retirement receipts, retrenchment compensation। सर मैं अभी डिटेल्स नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी में बात करनी। These all are discussions of salary, gratuity, leave travel concession, leave encashment, encashment of earned leave on retirement, computation of pension, voluntary retirement receipt, ठीक है, इस तरह का। Payment from NPS trust to an assessee on closure of his account or on his opting out of pension scheme. Receipt from LIC, house rent allowance, special rent allowance or benefit. Maximum salary का concept है, ठीक है, maximum salary का concept है। मैं आपको जब सैलरी बताऊंगा तब आपको ये सब डिस्कशंस में करूंगा कि किस तरह से वो पार्शियली एग्जेम्प्टेड होता है। इसका मतलब कुछ टैक्सेबल होता है, हेलो, पार्शियली एग्जेम्प्टेड मतलब पार्शियली टैक्सेबल, ये सुनो। यस सर। ठीक है, तो ये जब हम लोग अलग अलग से, ग्रेचुइटी से अलग सवाल होता है, लीव ट्रैवल से अलग होता है, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट से, एनपीएस से अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है, आगे बात करता हूँ सर। तो मोटा मोटी एक आइडिया तो आपको लग गया कि कितना कितना इनकम मोटा मोटी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पशन है, देखो, एग्जाम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए सिक्किम इज इंडिविजुअल, सिक्किम के लोगों के लिए एक स्पेशल एग्जाम्पशन, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। अगर सिक्किम के लड़की को कोई शादी करता है या फिर कोई नॉन सिक्किमी से शादी करता है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, गजब का पॉइंट है, ठीक है। इसी में सेक्शन 10 सबसेक्शन একটা এখানে দেখেছিলাম স্যার, কোনো মেয়ে কারোর দিকে তাকায় না, এক ভদ্র পুরো।
सिक्किम भारत के हिसाब देखिस नहीं गाधा को तक। ठीक है। वो रूल्स है सर एक्चुअली, इसका इसके पीछे रूल्स जो है ना वो इसका रीजन अलग है। ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, सिक्किम एक्चुअली इंडिया का हिस्सा पहले नहीं था। ठीक है, मतलब एक्चुअली, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? বললাম স্যার স্নেহের ওই দিকেই চো ওইসব দিকে দেখে चुप रहे तुम। কি तुम लोग चुप रहो। ठीक है, हाँ देखो सर, सिक्किम में, सिक्किम एक्चुअली ब्रिटिश जब इंडिया छोड़ के गया, ठीक है, एक्चुअली देखो पुराने भारत अगर देखोगे तो सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया ऑलवेज। ठीक है, सिक्किम, नेपाल, भूटान, ये भारत का हिस्सा हमेशा से रहा। लेकिन जब ब्रिटिश छोड़ के गया तो ब्रिटिश एक्चुअली सिक्किम को कॉलोनी नहीं बनाया था। ठीक है, क्योंकि सिक्किम ऑन दैट टाइम नेपाल राज का कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ खेल है, नेपाल, भूटान, सिक्किम ये अलग अलग राजा के अंडर था। तो नेपाल अपना रह गया, भूटान भी अपना रह गया। ठीक है, सिक्किम भी वैसा ही अपना ही था। लेकिन यहाँ पर कुछ चाइना का प्रॉब्लम आ गया और सिक्किम एक्चुअली खुद बोला भारत को 1971 के आसपास कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो भारत ने सिक्किम को अपना लिया। ठीक है, और फिर सिक्किम टोटली भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया, लेकिन विद सम कंडीशंस। ठीक है, जैसे कि सिक्किम में अगर कोई जॉब होता है तो सिक्किम के लोगों को ही मिलेगा। सिक्किम के कोई बाहर का लोग आएगा तो उनको सिक्किम के जैसे लोगों के जैसा फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। बिकॉज देखो, पहाड़ी एरिया है ना, जगह कम होता है, पहाड़ी एरिया में जगह कम है। हर कोई जाके वहां पर बस जाएगा ना तो पहाड़ पहाड़ नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे दार्जिलिंग का हालत क्या हुआ है, दार्जिलिंग का हालत खराब क्यों हुआ है? बिकॉज हम लोग वहां पर जाके इतना भीड़ बढ़ा दिए कि दार्जिलिंग को पूरा का पूरा खराब कर दिया, है ना। तो सिक्किम में ये कंडीशन, क्योंकि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का पार्ट है। अब यही तो दार्जिलिंग का प्रॉब्लम, मतलब दार्जिलिंग में जो प्रॉब्लम है, दार्जिलिंग के लोग चाहते हैं कि वो फुल्ली पहाड़ी लोगों के हाथ में रहे। ठीक है, जैसे सिक्किम ऑलरेडी बना कर, इसलिए दार्जिलिंग अपने आप को अलग स्टेट बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, और सिर्फ उसमें वो सिर्फ दार्जिलिंग को ही नहीं रखा, दार्जिलिंग मतलब पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हाँ, कोच बिहार का पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा दार्जिलिंग अलग से बनना चाहता है। ठीक है, और फिर वो अपने आप को सिक्किम के जैसा इंडिपेंडेंट रखना चाहता है। लेकिन सर ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है, मेरा पर्सनल मानना है नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर सिक्किम क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट था इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो सिक्किम के साथ वो पार्ट बन गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी तरह से सिक्किम को अपना पार्ट बनाया। कुछ कंडीशन है, जैसे सिक्किम का है, गोवा का भी ऐसा कुछ कंडीशन है। ठीक है, गोवा भी पहले पुर्तगीज कॉलोनी था। ठीक है, ब्रिटिश तो चला गया था बट पुर्तगीज इंडिया छोड़ के नहीं गया था। ठीक है, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट गोवा में भी कुछ कॉन्सेप्ट अलग से लागू होता है। ऐसे इनकम टैक्स में तो गोवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे सिक्किम का है। ठीक है, तो लेकिन गोवा को भी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलता है। ठीक है, बिकॉज गोवा पुर्तगीज कॉलोनी था और पुर्तगीज नहीं जा रहा था। ठीक है, फिर बाद में उसको जबरदस्ती जाना पड़ा, है ना। ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई, ब्रिटिश चला गया तो भी छोटा मोटा जो भी आप लोग भी चले जाओ। हाँ, अगर कोई इंडिया में रह गया, इंडियंस बन गए, वो अलग बात। ठीक है, इंडिया में कोई रह गया, इंडियंस बन के, वो अलग बात। बट अगर आपको यहाँ पर अपना राज जमाना था, अपना कॉलोनी बना के रहना था, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पुर्तगीज गवर्नमेंट था गोवा में। ठीक है, नहीं रहा। ऐसे वेस्ट बंगाल में चंदन नगर था, पौंडीचेरी था, ये सब धीरे धीरे हट गया। इसी तरह से सिक्किम भी बाद में इंटीग्रल पार्ट का हिस्सा बना, लेकिन सिक्किम में कोई कॉलोनी नहीं था, सिक्किम अलग राजा का हिस्सा था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट था, वो बाद में भारत का बना। तो कुछ कंडीशन इसीलिए दिया गया था, वो कंडीशंस आज भी हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है? हेलो, क्या रे, समझ में आ हाँ रहा है सर कि नहीं? हाँ सर ओके सर, exemption under section 10, reduction under chapter 6 set. Sir, various items of income referred to in different clauses of section 10 are excluded from total income of an assessee. These incomes are known as exempted incomes. Consequently, such income shall not enter into the computation of taxable income. जिस इनकम को टैक्स मतलब इनकम के बाहर कर दिया जाएगा, मतलब एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा, वो टोटल इनकम के कंप्यूटेशन पे नहीं आएगा, है ना। मतलब उसमें इनकम टैक्स कम हो जाता है, अच्छा बात।
Moreover, there are certain other incomes which are included in GTI but are wholly or partly allowed as deduction under chapter 6 है. ये जो चैप्टर 6 से हैं ये सेक्शन 80C से 80U का बात है. इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब वो GTI का पार्ट बन जाता है पर बाद में जाके कुछ पार्ट या होल पार्ट डिडक्शन बन जाता है. इसके लिए एक चैप्टर आता है ना सर, चैप्टर 6A का, जिसमें हम लोग सेक्शन 80C to 80U का बात करते हैं. वो भी डिडक्ट होता है बट वो GTI के बाद डिडक्ट होता है. और एग्जेम्पशन जो होता है वो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता. बात को समझिएगा सर, दोनों में क्या फर्क है. एक में जो इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता और एक ऐसा है जो चैप्टर 6 से है ये टोटल इनकम का GTI का हिस्सा बनता है बट बाद में जाके GTI के बाद उसमें डिडक्शन लग जाता है. 80C से 80U में उसका डिडक्शन मिल जाता है या तो पार्टली या तो होलली. वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम क्या स्कीम चला रहा है. ठीक है, जैसे LIC प्रीमियम भरोगे तो 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलता है ना. ऐसा सुना है आप लोग, पहले भी क्लास किए हैं डिडक्शंस का. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों एक साथ काम करता है सर. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टूडेंट शुड नोट दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से. ये दोनों में अंतर करना आपको आना चाहिए सर. इस दोनों का डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए सर. एग्जेम्पशन का बात जब होता है वो सेक्शन 10 का बात है. जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में सेक्शन 10 ही जानेंगे. द इनकम व्हिच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम. टोटल इनकम के पार्ट में ही नहीं आएगा. और चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है, इनकम व्हिच फ्रॉम व्हिच डिडक्शंस आर अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A विल फर्स्ट बी इंक्लूडेड इन GTI. पहले उसको GTI के पार्ट बनाया जाएगा. GTI कैसे आता है, आपका जो अलग अलग हेड बनता है. जैसे जब हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्टिंग में किए हो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, उसमें हम लोग अलग अलग हेड से कमाते हैं. इनकम अंडर दी हेड सैलरी, इनकम अंडर दी हेड प्रॉफिट एंड PGBP, ठीक है, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, अलग अलग हेड से जो भी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, BP, CG, IFOS जो भी इनकम करोगे उसको टोटल करके GTI आता. ठीक है, तो जो GTI आएगा GTI से आपका डिडक्शंस आता है 80C से 80U. दैट इज आल्सो डिडक्शन बट ये डिडक्शन चैप्टर 6A का पार्ट. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम व्हिच डिडक्शंस आर अलाउएबल अंडर चैप्टर 6A विल फर्स्ट बी इंक्लूडेड इन GTI एंड देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम GTI. लेकिन सेक्शन 10 जो है वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगा. ठीक है, ना तो सैलरी का पार्ट बनेगा, ना तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, ना तो BP का पार्ट बनेगा. ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशंस है तो वो एज पर सेक्शन 10 चैप्टर के अंदर हो सकता है. जैसे सैलरी में कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, कि सैलरी में कुछ डिडक्शंस मिल रहे हैं जो सैलरी चैप्टर में मैं बताऊं. बट जो सैलरी चैप्टर में नहीं आता, बाकी मैटर जो है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँ. आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर. एक सेक्शन 10 का है जो इनकम में ही नहीं आता, बाकी आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना और क्लैरिटी हो जाएगा. और एक चैप्टर 6 है 6A जो GTI का पार्ट तो बनता है पर डिडक्शन मिल जाता है. सर বোঝা যাচ্ছে? हेलो কিরে অর্পিতা? Yes, sir. অর্পিতা বুঝতে পারছিস? রোশনি, রিয়াক্ষী, Yes, बोलो sir. सर. Yes, sir. अब देखो अलग अलग एग्जामिनेशंस है सेक्शन 10 में. मैं आपको एक एक करके सब आगे बढ़ूंगा. कुछ चीजें मैं सैलरी चैप्टर में बताऊंगा और मैक्सिमम मैं यहाँ पर कवर करूंगा. The exemptions which are discussed under the relevant chapters. ठीक है, in this chapter we are going to study the provision of section 10 which enumerate the various categories of income that are exempt from tax. Students may note that in this chapter only some of the exemptions are listed out. कुछ chapters हम लोग धीरे धीरे बाकी chapters में करेंगे, जैसे कि सैलरी में कुछ करेंगे. जैसे देखो कुछ ऐसा भी exemptions है जो अलग अलग chapters में होता है. जैसे देखो सैलरी में, ठीक है, सैलरी चैप्टर जब पढ़ेंगे तब वहां पर भी हम लोग कुछ एग्जेम्पशंस के बारे में बात करें. जैसे चैप्टर 4 में सैलरी चैप्टर के अंदर बताएंगे. जैसे लीव ट्रैवल, इसके बाद सैलरी लेंगे तो वहां पर बताएंगे लीव ट्रैवल कंसेशन, अलाउंस पेबल आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया, ग्रेचुइटी, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीट्स, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेमेंट फॉर सुपरएनुएशन फंड, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर बेनिफिट टू मीट एक्सपेंस रिलेटिंग टू ड्यूटीज ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस. इस तरह का काफी सारा खर्चा है जो सेक्शन 10 का ही पार्ट है.
लेकिन वो सैलरी चैप्टर में आता है, ठीक है, तो वहां पर डिस्कशन होंगे। कैपिटल गेन में भी कुछ है, इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक्स ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, याद रखना पड़ेगा ये सब चीजें आपको। सेक्शन 10 हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। कैपिटल गेन में इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर्स, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशंस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद स्पेसिफाइड R1 लिमिट्स, न्यू टाउन का बात कहा था मैं आपको। इनकम रिसीव्ड ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, सीनियर सिटीजन का अपना घर को मॉर्गेज रख के लोन मिलता है और जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता बैंक उसको अपना नहीं बना सकता, है ना। और अगर उनका कोई लड़का लड़की है, अगर चाहते हैं कि पापा का प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं तो लोन रीपे करे और प्रॉपर्टी बचा ले, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग केस, आगे बात करूंगा सर रिवर्स मॉर्गेज पे। कैपिटल गेन में इसका ज्यादा डिस्कशन होता है सर, कैपिटल गेन में रिवर्स मॉर्गेज में ज्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी सेक्शन 10 का एरिया है। इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग ऑन सर्टेन पर्सन, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, विडो, चिल्ड्रन, नॉमिनेटेड हियर्स। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, जो क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है सर। आप लोगों में से बहुत लोग क्लबिंग का कॉन्सेप्ट किया मुझे पता है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर भी डिस्कशन होता है। एग्जेम्प्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स इनकम इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ पेरेंट, ठीक है, ठीक है, माइनर का इनकम पेरेंट के हाथ पे आ जाता है, तो ये भी एक तरह का सेक्शन 10 का ही कॉन्सेप्ट आता है। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, जैसे रिसीव्ड फ्रॉम LIC, पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, ट्रस्ट ऑन एसएससी ऑन क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट्स, पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एम्प्लॉय ऑफ पार्शियल विथड्रॉल, ये सब सर चैप्टर वाइज डिस्कशन है, ठीक है। जो दूसरे चैप्टर्स के अंदर सेक्शन 10 का एरिया मतलब एग्जेम्प्टेड है बट रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर मैं चैप्टर को छोड़ के अगर मैं बात करूं जो चैप्टर में नहीं है, मतलब बेसिकली आप इतना समझ सकते हो कि जो चैप्टर में है ना वो सब ये वाला बात है। जो पर्शियल है, पर्शियल एग्जेम्प्टेड इनकम जो वो चैप्टर के अंदर है, और फुल्ली एग्जेम्प्टेड जो है वो मैं यहीं पर बात करूंगा। जैसे फुल्ली एग्जेम्प्ट में सबसे पहले एक लिस्ट में नाम था, क्या नाम था? एग्रीकल्चर इनकम, दिखाई दे रहा है सर? हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है? क्या रे सर, बोलो। सर सर एग्रीकल्चर इनकम पे डिटेल्स चर्चा चालू करें, ठीक है। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम और एग्जेम्प्टेड क्यों होता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इसको क्यों एग्जेम्प्ट करता है, और एग्जाम करता भी तो है, कितना कर सकता है, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 provides that agriculture income is not to be included in total income of the SSC. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ये कंफर्म करता है कि एग्रीकल्चर से आप जो भी इनकम करोगे वो टोटल इनकम पे, एसएससी के टोटल इनकम पे ऐड नहीं होगा। The reason for total exemption of agriculture income from the scope of central income tax is that under the constitution the central government has no power to levy tax on agriculture income. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने, ठीक है। तो इसके पीछे भी रीजन सिंपल है, हमारे देश में ज्यादातर लोग मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। अब इन पे क्या टैक्स लगाना, ऐसे ही बेचारा लोग हैं, बेचारा ही तो है ना। देश में कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चरल सिस्टम डेवलप होना चाहिए, कृषि करके, खेती करके प्राउड फीलिंग होना चाहिए। बट सर हमारे देश में ज्यादातर एग्रीकल्चर जो करता है वो ज्यादातर गरीब या मार्जिनल लेवल में, ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत है। पैसे लेवल में तो एग्जेम्प्टिव होना चाहिए ना, लेकिन हाँ अगर किसी का इनकम लेवल हाई है और साथ में भी एग्रीकल्चर ज्यादा करता है तो उन पे टैक्स लगाया जाता है। उसका भी एक नाम है सर, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, आगे बात करता हूँ। अच्छा, definition of agriculture income, the definition is very wide and covers the income of not only the cultivators but also the landholders who might have rented out the lands. जो कृषि करता है, जो कृषि काम करता है, कृषि समझते हैं ना सर, कृषि मतलब खेती, ओके, कृषि समझते हो ना, एग्रीकल्चर को कृषि बोलते हैं, ठीक है, कृषक या फिर कृषि, हिंदी में भी बोलते हैं कृषि, ठीक है, संस्कृत वर्ड है सर। तो द कल्टिवेटर्स also the landholders who might have rented out the lands, जो अपने ही जमीन को रेंट पे देती। एग्रीकल्चर इनकम may be received in cash or in kind.
एग्रीकल्चर इनकम कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ways, जैसे कि इट मे बी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। सर इंडियन जमीन होना चाहिए, फॉरेन लैंड से एग्रीकल्चर करोगे तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है, याद रखिएगा। अगर किसी का बांग्लादेश में जमीन है, ऐसे हैं सर, बहुत सारे ऐसे जानकार लोग हैं मेरा मैं जानता हूँ जिनका अभी भी बांग्लादेश में जमीन है, ठीक है, मैंने सुना कि उन लोगों का बांग्लादेश में जमीन है। ऐसे आप लोगों को भी बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? इंडिया में भी रेसिडेंस है और बांग्लादेश में भी उसका रेसिडेंशियलशिप है, बांग्लादेश में भी जमीन है, अच्छा से चल रहा है, मजे से आ चल रहा है। अरे हाँ या ना बोलो, आप लोग भी सुने होंगे ऐसा। अरे हाँ या ना, सुना है कि नहीं सुना? হ্যাঁ শুনেছি স্যার। ठीक है, আমার लेकिन सर আগে से आर्ट्स ছিল স্যার, हाँ আমাকে हाँ যে আগে আর্টস পড়াতো আমাকে স্যার আগে আর্টস গ্রুপ পড়াতো, हाँ সেই স্যারেরই মানে বাংলাদেশের তাদেরই মানে ঠাকুমার জমি জায়গা সমস্ত কিছু ছিল, মানে তাদের यस सर, পরিবার। ऐसा आज भी बहुत सारे लोगों का है, वेस्ट बंगाल में रहते हैं बट बांग्लादेश में प्रॉपर्टी एकदम है, आज भी कंट्रोलिंग है, ठीक है, ऐसा है, बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूँ। कोई कोई अभी प्रॉब्लम बढ़ रहा है बांग्लादेश में, ठीक है, जात पात कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को भगाया जा रहा है, ठीक है, मारा जा रहा है, तो बहुत सारे लोग भाग मतलब आ जा रहे हैं सर, जितना है अभी मोस्ट वाले बांग्लादेश में 10-15% हिंदू था सर, लेकिन उसका भी धीरे धीरे संख्या कम हो जा रहा है सर, पहले तो 30% के आसपास था, वो भी कम हो जा रहा है। अब जो भी जिनका भी है वो लोग अपना जगह छोड़ के आ जाना चाहता है, किसी को भी सेल करके आ जा रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहता, गवर्नमेंट तो चाहता है कि सभी रहे, बट फिर भी ये प्रॉब्लम है सर, ये लोकल्स का इलिटरेसी है, कमजोर सोच है, ठीक है, मतलब कट्टरवाद सोच है, कट्टरवाद सोच ही है जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है भारत के अंदर। नहीं तो बांग्लादेश कभी बांग्लादेश होता ही नहीं। ढाका, ढाका नाम क्यों है जानते हो आप लोग? वाई दिस इज कॉल्ड ढाका? बोलो सर। माँ दुर्गा का एक रूप है जिसका नाम है ढाकेश्वरी, ठीक है, माँ काली माँ दुर्गा का एक रूप है ढाकेश्वरी, ढाकेश्वरी टेम्पल के कारण नाम है ढाका, ठीक है। अब क्या बोलूं सर, बोलो। ऐसे एक अच्छा बात है सर, रिसेंटली बांग्लादेश ने एक ये बनाया सर, ये जमुना रिवर के ऊपर, मतलब जो हमारा ब्रह्मपुत्र है ना, ये जो ब्रह्मपुत्र जो आसाम से आ रहा है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। हाँ, पौधा, गंगा का नाम पौधा है। हाँ बोल। सर ऊपर दी एक ब्रिज बनाया सर 30,000 करोड़ खर्चा करके। 35 দেখালো যা वही है कि 35,000 करोड़ समथिंग। हाँ सर पद्मा सेतु नाम दी, ठीक है, जमुना के ऊपर बना के वो एक ब्रिज बनाया है, और वो ब्रिज ढाका, मतलब पहले ढाका जाने के लिए कोलकाता से ये 800 किलोमीटर डिस्टेंस है, अब ये और फास्ट हो जाएगा, मतलब पहले 10 आवर्स से भी ज्यादा लगता था, 12 आवर्स 15 आवर्स लग जाता था ढाका पहुंचने, अभी कहा जा रहा है कि 6 to 8 आवर्स में ढाका पहुंच जा सकता। और इंडिया के साथ बांग्लादेश का इंटरनेशनल बिजनेस रेजोल्यूशंस भी हुआ है कि इंडिया से जो मतलब ट्रक के थ्रू से जो सामान जाएगा ढाका भी जाएगा, और ढाका होके यहाँ पर चट्टग्राम होके हमारे त्रिपुरा में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे मणिपुर में भी डायरेक्टली चट्टग्राम होके मणिपुर में भी चला जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा होके इजीली नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, जो पहले का जो टाइम ड्यूरेशन होता था, बिकॉज देखो सर ये बांग्लादेश के कारण ना इंडिया का एक छोर बहुत मुश्किल में आ गया। अगर ऐसा होता, ढाका होके आसाम, ढाका होके मिजोरम, ढाका होके मणिपुर, ढाका होके नागालैंड, ढाका होके अरुणाचल, कितना फास्ट हो जाता है ना, चट्टग्राम होके इजीली हम लोग इंडिया के पार्ट को कवर कर सकते थे। लेकिन आज का क्या प्रॉब्लम है कि सारे ट्रक को, सारे बसेस को, सारा का सारा बिजनेस चीजों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके जाना पड़ता है, और ये सिर्फ एक 22 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बिकॉज ऊपर हिमालय है, नीचे तो जगह नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर का एक जगह जहां से सारा भारत का जो भी ट्रक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, उसको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट रुका हुआ है सर, ठीक है, बिकॉज
जब तक सिलीगुड़ी क्रॉस नहीं करेंगे नॉर्थ ईस्ट को कवर नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा रहे ना, ये भारत के लिए भी अच्छा है, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है, बिकॉज बांग्लादेश भारत के ऊपर निर्भर है टोटली। तो बांग्लादेश को भी डिपेंड अच्छा होगा, उसका भी बिजनेस एक्टिविटी अच्छा रहेगा, बिकॉज बांग्लादेश आजादी हुआ है इंडिया के कारण। अगर इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को तब भी ले सकता था 71 में, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि चलो भाई कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और झमेला नहीं बढ़ाता, फिर से जात पात का प्रॉब्लम हो जाता धर्म को लेके। चलो ठीक है, लेकिन जितना अच्छा रहेगा इंडिया के लिए भी नॉर्थ ईस्ट को कवर करना अच्छा रहेगा और बांग्लादेश का भी डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि गवर्नमेंट लेवल में तो बात बहुत अच्छा है। मोदी जी के साथ शेख हसीना का बार बार बात हो रहा है और ये ब्रिज भी इसी मुद्दे पे काम करेगा, ये जो नया ब्रिज बना है। तो आई होप कि डेवलप हो, मजा आ जाए सर। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा हो, क्योंकि जैसे यूरोप डेवलप हुआ है, अगर भारत भी ऐसा डेवलप हो जाए, मतलब एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी है। मारपीट दंगाबाजी करके कुछ नहीं है। जैसे यूरोप में ये लोग भी एक टाइम पे बहुत मारपीट करता था। हाँ पाकिस्तान से ठीक है और कुछ चापेड़ ব্যাপার हो जाएगा सर, हो जाएगा, एक दिन आएगा सर, इसका अहंकार স্যার खत्म হলে हो তো जाएगा। ইতিহাস नहीं होगा इतिहास স্যার में হলে सब संभव ইতিहास है। सर क्यों नहीं होगा, हम लोग सर, आप लोग ना देखो, कुछ दिनों में पाकिस्तान बोल के कोई कंट्री नहीं रहेगा, इतना जान लो। पाकिस्तान खुद ही खुद में खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज याद रखना सर, झूठ के आधार पे बना हुआ चीज ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। हम लोगों का लाइफ लाइन अगर 100 ईयर्स है तो शायद हमें 100 ईयर्स में ना दिखे, ठीक है, बट एक ना एक दिन होगा, क्योंकि जो मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो तो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, तो एक दिन है सर, एक दिन आएगा जो उसका ओरिजिनलिटी है, वो ओरिजिनलिटी में वापस आना ही पड़ेगा, मस्ट है सर, मस्ट। शायद हम लोग नहीं रहे, जैसे आप देखो, किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया का कश्मीर पे पूरा कंट्रोल आएगा, 370 आ गया ना, अब इंडिया का यहाँ पर भी कंट्रोल आ जाएगा पीओके पे, ठीक है, ये जो पीओके एरिया है ना, ये पीओके एरिया जो पाकिस्तान हड़प के रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पर भी इंडिया का हक आ जाएगा। इसके लिए ज्यादा दिन नहीं सर, अगला 10 ईयर्स में आप नजर रखो इंडियन पॉलिटिक्स को। सर यहाँ पर आप देख रहे हो बलोचिस्तान एरिया है, मैं आपको बता दूं, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्यों जानते हो? बिकॉज बलोची दिल से हिंदुस्तानी। क्यों सर? आप लोग छिन्नो मस्ता नहीं, आप लोग हिंगलाज माता का नाम सुने हो? जैसे ढाका में ढाकेश्वरी है, ऐसे बलोचिस्तान में हिंगलाज माता है, माँ दुर्गा का ये ग्रुप है सर, सती शक्तिपीठ माना जाता है ना सर। ये देखो सर, मैं जा रहा हूँ, हाँ अब अभी चला जाएगा। ये देखो, ये हिंगलाज मंदिर है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये पाकिस्तान में है, और ये बलोचिस्तान का जो एरिया है, ये लोग सब हिंगलाज माता का पुजारी है। पाकिस्तान बलोचिस्तान और कराची सिंध प्रदेश का, ये लोग तो दिल से चाहता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। वो चाह रहे कि भारत ले ले, लेकिन इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए भारत अभी मुश्किल नहीं करना चाहता। इधर ये भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा दिलजित बल्तिस्तान, गिलजित बल्तिस्तान भारत का, पाकिस्तान का हिस्सा प्रॉपरली नहीं है। तो पाकिस्तान कितना है एक्चुअल में? पाकिस्तान इतना है। उसमें भी डिस्प्यूट है, छोड़ो सर, वो एक दिन होगा सर, सब एक हो जाएगा, जो इसका ओरिजिनलिटी है एक दिन एक हो जाएगा, बांग्लादेश भी नहीं रहेगा। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, छोड़ो, आ जाते हैं। लेकिन करंटली बांग्लादेश फॉरेन है, पाकिस्तान भी फॉरेन है, अफगानिस्तान भी फॉरेन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपका फॉरेन में एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा सर, ठीक है, वो आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। It may be income derived from such land by agriculture, the performance of a process ordinarily employed by a cultivator or receiver of a rent in kind or to render the product produce fit to be taken on the market। मतलब आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसमें लगाओगे और उसको मार्केटेबल करोगे, ठीक है, सिंपल बात है। सेल by a cultivator or receiver of rent in kind of such agricultural produce arised by received by him in respect of which no process has been performed other than a process of natural
नेचर मेंशन्ड इन पॉइंट ऑफ अब, मतलब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, इसका मेन बात यही है कि आप ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड हो, कल्टीवेटर हो, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हो, या फिर आप रेंट पे देके किसी से करवा रहे हो, दोनों केस में आपका एग्रीकल्चर इनकम बनेगा। जैसे हमारे देश में ऐसा है ना सर कि बहुत सारे, जैसे मेरे को भी पता है, मेरे भी फैमिलीज में ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर का काम करते हैं, मेरे बुआ की फैमिली साइड में, ठीक है, मतलब पीसी, ठीक है। इन लोगों का जैसे हुगली में जैसे आरामबाग एरिया में है सर, ठीक है, काफी बड़ा बड़ा खेत है उनका। तो मैक्सिमम केस में क्या करते हैं, वो किसी को दे देता है, वो खेती करता है और फिर बदले में जो भी फसल है दे देता है, या फिर वो मार्केट में दे देता है। तो ऐसे मैं आरामबाग में देखा, ऐसे हावड़ा में मेरा मैटरनल साइड में, ठीक है, हावड़ा में मेरा मामा घर है, वहां पर भी मैंने देखा, ठीक है। हुगली में जैसे मौसाड एरिया है, इसको पता होगा, स्नेहस है क्लास में, स्नेहस के घर से मौसाड बहुत ही पास है। स्नेहस मौसाड जानिस? নাম শুনেছি স্যার। মশাটের নাম শুনেছিস? কোনদিন মশাট যাসনি? সিয়াখালা? শিয়াখালা গেছি। সিয়াখালা গেছিস, মশাট যাসনি? কোনদিন বাসে করে আসিস নি কলকাতা? তো না সিঙ্গুরে বাড়ি, বাসে করে আসিস না? বাসে এলে তোদের ওখান থেকে মশাট কাছেই, কত 25-30 মিনিটের রাস্তা। আমাদের এখান থেকে বাসে কলকাতা এলে ওই এসবিএসটিসি ধরতে হয়, যেটা ওই এনএইচ এর উপর দিয়ে ডাইরেক্ট যায়। আর একটা রাস্তাও আছে ওই ভেতর দিয়ে, ওল্ড বেনারস রোড দিয়েও আসে। ওটা স্যার অনেক ভেতরের রাস্তা, তাহলে আমাদের এখান থেকে এনএইচ ধরলে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে একদম সামনে এই স্টেট বাস যায় একদম ডাইরেক্ট ধর্মতলা। नहीं, तेरे वहां से सिंगूर से मौसट बहुत ही पास, ठीक है। तो मौसट एरिया में मेरा एक्चुअली पैटर्नल साइड के कुछ रिलेटिव बहुत सारे हैं, वहां पर भी इसी तरह से मैं देखा कि उन लोगों का जमीन है, वो किसी और से काम करवाता है और बदले में अपना जो भी है या तो पैसा ले लेता है या फिर जो भी होता है उसका एक हिस्सा रख लेता है। सो ये दोनों बातें यहाँ पर कर रहा है सर, मैं जो यहाँ पर बोला आपको, ये दोनों चीजें यहाँ पर कर रहा है। The sale by a cultivator or receiver of rent in kind of such agricultural produce raised or received by him, in respect of which no process has been performed other than a process of nature of mentioned in point, ठीक है। And lastly, agriculture income may be derived from any farm building required for agricultural operation, किसी भी फार्म बिल्डिंग से जहां से एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हो रहा है वहां से आ सकता है। रेंट ऑन रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ये बात होना जरूरी है। रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड, कुछ पॉइंट इज क्लियर होना जरूरी है। लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, इफ एग्रीकल्चरल लैंड इज सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री द एंटायर इनकम वुड बी टैक्सेबल, जो मैं आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। कुछ लोग सर एग्रीकल्चरल लैंड को आजकल दूसरे डिफरेंट पर्पस में यूज करता है। आजकल तो सर ऐसा हो गया, फार्म हाउस है ना सर, फार्म हाउस कॉन्सेप्ट जानते हो, मतलब स्पेशली सिटी के आसपास के फार्म हाउस एरिया है जहाँ एग्रीकल्चर ही है, लेकिन वो बेसिकली एग्रीकल्चर से ज्यादा यूज होता है फंक्शंस वगैरह करने। आप लोग जानते हो ना, जैसे कोलकाता के आसपास मध्यमग्राम एरिया है सर, मध्यमग्राम एरिया में फार्म हाउस बहुत सारा है, वहां पर लोग पिकनिक मनाते हैं, शादी वगैरह करता है। डायमंड हार्बर साइड में भी है, समझ में आ रहा है सर मेरा बात? जैसे ये मोहेशतला, ठीक है, बजबज एरिया में अभी भी बहुत सारे फार्म हाउस कॉन्सेप्ट चलता है, एग्रीकल्चरल लैंड भर भर के हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एग्रीकल्चरल पर्पज पे नहीं यूज होता, तो उसमें जो भी इनकम होता है ना वो एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। भले ही आपका वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, भले ही वो आपका फार्म हाउस हो, बट उसमें अगर एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं होगा तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, तो फिर उस इनकम को अदर सोर्स इनकम या फिर इस तरह का बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? मतलब एग्रीकल्चरल लैंड होने से ही आप एग्रीकल्चर इनकम बोलोगे ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पर एग्रीकल्चर होना जरूरी है, ठीक है। लैंड से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए और लैंड इंडिया में होना चाहिए। लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, मैरिज पर्पस में, फंक्शन पर्पस में रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। भले ही एग्रीकल्चरल लैंड है, कुछ तालाब है, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, पॉन्ड वगैरह बना लेता है, ठीक है, लेकिन सर वो एक बिजनेस हो गया, ठीक है। The amount received in money or in kind by one person from another for right to use land is termed as rent. The rent can either be received by owner of the land or by original tenant from the subtenant. It implies that ownership of land is not necessary. Even subtenant भी होता है, मतलब आपने किसी से रेंट लेके फिर किसी और को रेंट पे दे दी, ठीक है।
So ownership of the land is not necessary. Thus the rent received by the original tenant from subtenant would also be agricultural income subject to the other condition mentioned. मतलब agriculture होना जरूरी है. The scope of term revenue is much broader than rent. It includes income other than rent. For example, fees received or renewal for grant of land or lease would be revenue derived from land. मतलब अगर उस जमीन से कोई लीज रेंट दिया हुआ था, मतलब जमीन को लीज पे दे दिया, अब खेती करो, ठीक है, आप लीज पे लेके खेती करो, तो वो लीज का जो रेवेन्यू है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाए, ठीक है। ये देखो सर, एग्रीकल्चर हो रहा है, इसका कुछ बेसिक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जैसे basic operation. Those operations by agriculturalists which are absolutely necessary for the purpose of effectively raising produce from the land at the basic operation. Basic operation मतलब अब एग्रीकल्चर करते हुए देखा है कि नहीं, टिलिंग करना, ठीक है, टिलिंग समझते हो, मिट्टी को खोदना, ये देखो सर, ये सब बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। जैसे ये क्या कर रहा है, लांगल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बेसिकली हाल चलाना भी बोलते हैं, ठीक है। अब गाय क्या कर रहा है, हाल चला रहा है, मतलब जमीन को क्या कर रहा है, इस पे पानी जाए इसके लिए इसको रेडी कर रहा है सर। उसके बाद जमीन ऐसा हो जाएगा, फिर इसमें पेड़ लगेगा, उसके बाद ये बड़ा बनेगा, फिर उसके बाद एक टाइम फिर इस तरह से इसमें धान लगाया जाता है, इसको बोलते हैं धान रोना, ठीक है, बंगाली में बोलते हैं सर रोना बोलते हैं इसको, रोना मतलब हिंदी वाला रोना नहीं, ठीक है, धान रुईना ऐसा बोलते हैं कि धान रुईते जाच्छी, इट्स लाइक दैट, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन चावल बड़ा होता है, धान चावल जो भी है आपके, फिर उसके बाद इसको कटिंग करके क्या कर दिया जाता है, झाड़ाई किया जाता है, धान को झाड़ना पड़ता है मशीन में, फिर धान अलग होता है, फिर जाके वो मार्केटेबल बन जाता है। समझ रहे सर, कितना सारा ऑपरेशन के बाद ये होता है कंप्लीट। हेलो बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज बेसिक ऑपरेशन, क्वेश्चन आता है, those operation by agriculturalists which are absolutely necessary for the purpose of effectively raising produce from the basic land from the land are basic operation. And what is subsequent operation, operation to be performed after the produce sprout from the land, land से जैसे sprout हो जाता है उसके बाद weeding, digging etc. are subsequent operation. The subsequent operation would be agricultural operation only when taken in conjunction with and as a continuation of the basic operation. अगर basic operation के साथ continuation पे हो रहा है तो उसको subsequent operation कहा जाता है, and that is part of agriculture, ठीक है। जैसे the term agriculture cannot be extended to all activities which have some distant relation to land like dairy farming, breeding and rearing of livestock, butter and cheese making, poultry farming. This aspect is discussed in details in later on this chapter कि उसमें क्या होता है, but this is not exactly agriculture. एक क्वेश्चन आता है सर, whether income from nursery constitution agriculture income, नर्सरी होता है ना सर, जो लोग पेड़ पौधा बना के बेचता है, हाँ सर, क्या नर्सरी में बेसिक ऑपरेशन किया जाता है क्या, मतलब जैसे बेसिक ऑपरेशन क्या था, पेड़ को बनाना, बेसिक ऑपरेशन ये था ना सर, स्प्राउट तक रेडी करना। बोलो सर, क्या नर्सरी में बेसिक ऑपरेशन होता है? एग्रीकल्चर इनकम এর মধ্যে পড়ে নাকি? यस सर, नर्सरी बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम में आ सकता है सर। ये सब आगे आगे मैं और चर्चा करूंगा आपसे, इसके लेकर क्वेश्चन भी करूंगा। इनकम फ्रॉम नर्सरी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम, यस, as per explanation 3 to section 2 subsection 1a, income derived from saplings or seedlings grown in nursery would be deemed to be agriculture income whether or not the basic operation are carried out on this land, ठीक है। तो उसमें बेसिक ऑपरेशन हो या ना हो फिर भी उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जा सकता है, ठीक है। ऐसे आगे आगे और क्वेश्चंस करूंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा एग्रीकल्चर है क्या। तो बेसिक ऑपरेशन, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिक, व्हाट इज सब्सिक्वेंट, ठीक है। Process ordinarily employed to render the produce fit to be taken to the market. Sometimes to make agricultural produce a sellable commodity, agricultural produce को हम लोग sellable मानते हैं, it becomes necessary to perform some kind of process on the produce.
The income from process employed to render the produce fit to be taken to the market would be agricultural income. However, it must be a process ordinarily employed by the cultivator or receiver or rent in kind, and in process must be applied to make the produce fit to be taken to the market. ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी प्रोसेस का मतलब है जो एक किसान करता है, अगर कोई कंपनी करता है ना तो उसको एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा. Ordinary process employed to render the produce fit to be taken to the market include threshing, winnowing, cleaning, drying, crushing. जैसे ये धान को पछाड़ रहा था, आप लोगों ने देखा था, ये धान को काट के फिर अभी इसको ना, ये देखो सर, खड़ इसको क्या बोलते हैं, बिचाली बोलते हैं या खड़ बोलते हैं. ठीक है, ठीक है. अब इसको क्या करेगा, इसको अलग कर दिया, मतलब धान यहाँ से अलग हो गया, पैडी यहाँ से अलग हो गया. अब जैसे ही पैडी अलग हो जाता है तो इसका एक प्रोसेस था. ठीक है, उसका एक प्रोसेस था. अब जैसे यहाँ से पैडी अलग हो जाता है, इसके बाद ये मार्केटेबल हो गया. तो जो एक किसान करता है, जैसे ये एक किसान महिला जो कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर है. लेकिन अगर यही काम कोई कंपनी करता है, ठीक है, कोई अलग अलग मशीन यूज करके कंपनी कर रहा है, तो इन दैट केस उसको एग्रीकल्चर का पार्ट, मतलब वो ऑर्डिनरी प्रोसेस का पार्ट अगर नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको एग्रीकल्चर का पार्ट ना भी माना जा सकता है. ठीक है, तो थ्रेशिंग करना, विनोइंग करना, क्लीनिंग करना, ड्राइंग करना, क्रशिंग करना. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय द कल्टिवेटर टू ऑब्टेन द राइस फ्रॉम पैडी इज टू फर्स्ट रिमूव द हे. हे मतलब खड़ जो होता है उसको हे बोलते हैं. ठीक है, खड़ या फिर उसको बंगाली में बिचाली भी बोलते हैं. फ्रॉम द बेसिक ग्रेन, ग्रेन से अलग करना, जो मैं आपको अभी दिखाया. एंड thereafter remove this chaff from the grain. The grain has to be properly filtered to remove stones etc. And finally the rice has to be packed in gunny bags for sale in the market. मतलब बस्ता में, बोरा में डाला जाता है, गनी बैग्स बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये जो टोटल मार्केटेबल ऑपरेशंस है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है. ठीक है, लेकिन अगर यही कोई कंपनी के बैकेंड में आ जाता, ठीक है, वो उसको नहीं माना जाएगा. After such process, the rice can be taken to market for sale. This process of making the rice ready for the market may involve manual operation or mechanical operation. All these operations constitute the process ordinarily employed to make the product fit for the market. The produce must retain its original character in spite of the processing unless there is no market for selling it in that condition. However, if marketing process is performed on a produce which can be sold in its raw form, income derived therefrom is partly agriculture income and partly business income. कभी-कभी अगर मार्केटिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, अगर उसी रॉ माल को बेचने के लिए मार्केटिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है किसी कंपनी की तरफ से, तो मार्केटिंग प्रोसेस आने से ही ना वो पार्टली एग्रीकल्चरल पार्टली बिजनेस बन जाएगा. ठीक है, लेकिन एक किसान के लिए मार्केटिंग नहीं होता नॉर्मली. ठीक है, किसान तो नॉर्मली उसको रॉ हालत में ही मार्केटेबल करता है. लेकिन अगर मार्केटिंग प्रोसेस यूज करके किसी रॉ माल को बेचा जाता है ना, इसका मतलब वो आधा बिजनेस आधा एग्रीकल्चर हो जाएगा. अब उसको समझने के लिए आपको पार्शियल इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा. ठीक है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन. ठीक है, और बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम कितना अलग हो सकता है उसको भी आपको समझाना पड़ेगा. कुछ रूल है. ठीक है, अलग अलग कुछ रूल भी होता है एग्रीकल्चर इनकम में. रूल 7, रूल 7A, 7B, रूल 8. ठीक है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट में यूज होता है, जैसे कि शुगर केन में होता है, जैसे कि टी में होता है, जैसे कि रबर में होता है. मतलब इसमें ना आधा एग्रीकल्चर आधा बिजनेस आ जाता है. अभी कितना परसेंटेज में होता है, नॉट एग्जैक्टली आधा, आधा से ज्यादा भी होता है. 40-50, 40-60, 30-70 ऐसे रेशियो होता है. मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ये टी रबर कॉफी और शुगर केन का क्वेश्चंस करवाऊंगा. ठीक है सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? यार हाँ सर. एक रूल आता है सर, पार्शियल इंटीग्रेशन करो. अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, मतलब बेसिक लिमिट से ज्यादा है. जैसे बेसिक लिमिट क्या है, व्हाट इज बेसिक लिमिट? अगर आप 60 के नीचे हो तो 2,50,000, 60 के ऊपर हो, 80 के नीचे हो तो 3 लाख, 80 के ऊपर है तो 5 लाख. अगर आपका इनकम इससे ज्यादा है और आप एनुअली 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम करते हो, तो फिर आपके रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा. तो आप पे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा. ठीक है, अब रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का पूरा एक रूल्स है, उस रूल के हिसाब से आपको एग्रीकल्चर इनकम भी कैलकुलेट करना पड़ता है.
तब क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्शियल इंटीग्रेशन, पूरा पूरी इंटीग्रेट नहीं होता, पर्शियल इंटीग्रेट होता है। इसका कुछ स्टेप्स हैं और कुछ कैलकुलेशन टेक्निक है। तो मैं आपको ये चीज़ नेक्स्ट क्लास में सिखा के फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अलग अलग इनकम पे जाऊंगा। तो आज और मैं नहीं कराता हूँ सर, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड जो बाकी मैटर है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास में इतना सोचो कि कैलकुलेशन होगा सर। आज तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया कि सर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम क्या होता है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम क्या है, इसका भी मैं आपको आइडिया दे दी। अब कल के क्लास में मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम का डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो भी डिस्कशंस है इसी चैप्टर के अंदर बात करें। तो प्लीज़ मुझे इतना बता दो सर, क्या बात समझ में आया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? वैसे तो आज इंट्रो क्लास नो था। डाउट सर। ओके सर, आज ओवरव्यू था। कल समझाने के बाद क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। कल जैसे कल का क्लास बहुत वाइटल होने वाला है, कल मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊँ तो और मजा आएगा सर, ठीक है। उसमें टी, रबर, कॉफी सर एग्रीकल्चर इनकम तो अदर सोर्सेर पार्ट तो नहीं सर, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट अदर सोर्स का पार्ट। अगर आपका फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है तो अदर सोर्स में जाता है, लेकिन মানে আউটসাইড एग्रीकल्चर, ইন্ডিয়া এগ্রিকালচার ইনকাম তখন আদার সোর্সের। हाँ, अगर अगर नॉर्मल इंडिया का एग्रीकल्चर है तो उसका अदर सोर्स नहीं है, उसका अलग ही हेड है। एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे, लेकिन कुछ कंडीशंस पे टैक्स लगता है। और कुछ ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ पर बिजनेस और एग्रीकल्चर में मिला के हैं, जैसे कि टी, जैसे कि रबर, जैसे कि कॉफी, जैसे कि शुगर केन, ठीक है। बिकॉज ये सब कॉमर्शियल भी है ना। टी एस्टेट बड़े बड़े बिजनेसमैन का होता है ना सर। आसाम में, जैसे आसाम है ना, टी एस्टेट के लिए जाने जाते हैं। बंगाल में दार्जिलिंग, एज वेल एज साउथ इंडिया में भी है कॉफी, ठीक है, কর্ণাটক ठीक है। कर्नाटका में कॉफी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तीनों स्टेट में होता है। अच्छा, फिर आपका हो गया इधर शुगर केन, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। शुगर केन के लिए बड़ा बिजनेस करता है। अब ये सब जो एरिया, रबर, रबर में नॉर्थ ईस्ट, रबर में नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में होता है, स्पेशली मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, म्यांमार साइड में जो भी एरिया है। आजकल भारत में रबर प्लांटेशन में काफी फोकस किया गया है, साउथ में भी कुछ रबर प्लांटेशन चल रहा है। तो ये बिजनेस में एग्रीकल्चर भी है, बिजनेस भी है, कल बताऊंगा, ठीक है। जो रूल 7, रूल 8 बता रहा था ना, 7A, 7B, ठीक है, मजा आएगा सर। मतलब एग्रीकल्चर भी है, बिजनेस भी, कितना एग्रीकल्चर कितना बिजनेस, ये समझना जरूरी है, ठीक है सर। आज और नहीं कराता हूँ सर, कल ही बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग घर पे एक बार जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। और कल का क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर भी होगा, तो कल तो होगा ही क्लास में, फिर होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। चलो फिर टाटा, রাখছি দাদা। ओके सर, বাই স্যার। ভাই স্যার बाय 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 शाम। শনিবার পরীক্ষা নেবেন তো স্যার কোম্পানি লয় हाँ এই শনিবার তো এলি না বাবা। এই